क्या भारत में इमारती लकड़ियों की मांग को पूरा करने के लिए लकड़ियों का पर्याप्त भंडार है, या इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है? अगर आयात से यह ज़रूरत पूरी होती है तो उसकी लकड़ी का स्रोत क्या है? मुद्दा के इस एपिसोड में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं गुजारिश करूंगी कि आप हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर जाकर विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी से खुद को अपडेट रखें। आपसे यह भी गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको पर्यावरण के तमाम विषयों से जुड़े 1000 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। यह तथ्य है कि इमारती लकड़ी की मांग के साथ भारत का लकड़ी आयात हर साल बढ़ रहा है। 2020 में भारत 20वां सबसे बड़ा लकड़ी का आयातक था। यही वजह है कि टिम्बर मार्केट में मलेशिया और इंडोनेशिया की मारंडी, न्यूजीलैंड के पाइन, कनाडा के मेपल, दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीकी देशों के सागवान और अन्य लकड़ी जैसे ओक, ऐश, स्प्रूस बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। इंडिया टिम्बर सप्लाई एंड डिमांड 2010 से 2030 रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की कुल राउंडवुड मांग लगभग 57 मिलियन क्यूबिक मीटर होने का अनुमान था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फर्नीचर उद्योग के 2024 तक 13% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। द पजल ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी 2017 रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगलों से लकड़ी की वार्षिक आमद 1970 के दशक के 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से घटकर 1990 तक 4 मिलियन क्यूबिक मीटर हो गई। मांग और आपूर्ति के इस अंतर को पाटने के लिए आयात का सहारा लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले गोदावर्मन केस 1996 के कारण जंगल से लकड़ी का उत्पादन में गिरावट आई है, जो वर्तमान में लगभग 3 मिलियन क्यूबिक मीटर है। भारत सरकार ने 1996 के दशक में लकड़ी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात को आसान बनाना शुरू किया। इसके लिए ओपन जनरल लाइसेंस OGL के तहत लकड़ी को वर्गीकृत किया गया। यह काम देश में प्राकृतिक वनों से प्राप्त लकड़ी के इस्तेमाल को कम करने के लिए किया गया। इसका नतीजा यह निकला कि भारत को कई देशों से लकड़ी का आयात करना पड़ा। इनमें से कई देश ऐसे थे जो अवैध रूप से लकड़ी की कटाई, ट्रांसपोर्ट और बिक्री करते हैं। 2016 में द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अनुमानों के अनुसार अवैध रूप से लकड़ी आयात में भारत, चीन और वियतनाम से ठीक पीछे था। जिन देशों में अवैध रूप से लकड़ी उत्पादन होने का खतरा है, उनमें मलेशिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर और म्यांमार शामिल हैं। अवैध तरीके से भारत में लकड़ी भेजने वाले देशों में पापुआ न्यू गिनी, गैबोन, सूरीनाम, यूक्रेन, सोलोमन द्वीप और रूस शामिल हैं। इंडियाज वुडन फर्नीचर एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट रिस्क ऑफ ट्रेड इन इलीगली हार्वेस्टेड वुड रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में भारत में आयातित लकड़ी का लगभग 42% हिस्सा अवैध था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, भारत ने 2016 और 2019 के बीच लॉग्स, सॉनवुड और विनियर की 250 से अधिक प्रजातियों का आयात किया। इनमें से 171 प्रजातियों को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर IUCN ने अपने रेड लिस्ट में खतरे में लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय शामिल किया है। अवैध लकड़ी न केवल सर्टिफाइड लकड़ी से सस्ती है, बल्कि फार्म वुड से भी प्रतिस्पर्धा कर सकती है। इसलिए इसके आयात को प्राथमिकता के आधार पर नियंत्रित किया जा सकता है। देश में अवैध रूप से आयातित लकड़ी बढ़ती मांग को तो पूरा कर सकती है, लेकिन यह यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों को तैयार माल निर्यात करने के समय समस्या भी पैदा कर सकती है, क्योंकि ये देश भारत से तैयार लकड़ी उत्पाद के सबसे बड़े आयातकों में से हैं और अवैध लकड़ी से बनी वस्तुओं के आयात पर भविष्य में कभी भी रोक लगा सकते हैं। Basically, what's happening is that India, because of no regulations within the country for its imports, for either environmental or legal issues, they basically have free reign to import timber from anywhere. But a lot of the imports are coming from high-risk countries
where there is very low governance, where there is very high corruption, where there is even conflict, like Myanmar, for example. And so what's happening is they're benefiting from the other countries' issues, even though we know now that Myanmar has a military regime in place. They still have laws. And one of the things that Myanmar did in 2014, when it recognized that a lot of its very valuable teak was hemorrhaging and people were making vast profits and they were losing, was to put in place a log export ban. So in other words, they cannot sell raw material in the form of logs, because basically you lose all the value added if you want to turn it into flooring or handicrafts or whatever. And what would be a really great first step for India is to actually have a log import ban that would then say, okay, we recognize that, you know, they can still get moldings, they can still receive timber. It doesn't have to be the finished product. There can still be value added placed in India. But it's kind of an indication that they recognize that they should actually respect the other country's laws by implementing that. That's just one example of what we mean. भारत में लकड़ी पहुंचाने के दो तरीके हैं, म्यांमार भारत सीमा के जरिए तस्करी और दूसरा यंगून बंदरगाह के माध्यम से, जो कि एकमात्र कानूनी तरीका है। अवैध आयात रोकने के लिए बड़े देशों ने नियम बना लिए हैं, जैसे अमेरिका ने लेसी एक्ट बनाया, यूरोप संघ ने यूरोपियन टिम्बर ट्रेड रेगुलेशन एक्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इलीगल लॉगिंग प्रोहिबिशन एक्ट बनाया, जापान ने भी ऐसे कानून बना रखे हैं। ये सभी कानून पारदर्शिता और तीसरा पक्ष सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए हैं, ताकि वन क्षेत्र पर कम प्रभाव के साथ आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। डोट्री के मुताबिक अवैध कटाई और आयात के मुद्दे को हल करने के लिए भारत में लॉग आयात नियंत्रण शुरू करना इस दिशा में पहला कदम होगा। भारत में पेड़ों की स्थायी कटाई की अनुमति है, लेकिन कानून जंगल की पूरी क्षमता का दोहन की अनुमति नहीं देता। नवीनतम वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में ग्रोइंग स्टॉक 6,167.50 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें से 4,388.15 मिलियन क्यूबिक मीटर सरकारी जंगलों में है और केवल 1,779.35 मिलियन क्यूबिक मीटर TFO यानी जंगल के बाहर के पेड़ हैं। TFO 45 मिलियन क्यूबिक मीटर लकड़ी उपलब्ध कराते हैं, जबकि सरकारी जंगलों में से बमुश्किल 2 मिलियन क्यूबिक मीटर लकड़ी का उत्पादन होता है। कांत कहते हैं, प्रतिबंधित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन जीव अभयारण्यों को छोड़कर जंगल में स्थायी कटाई की अनुमति है। कुल ग्रोइंग स्टॉक का कम से कम 1% 42 मिलियन क्यूबिक मीटर स्थायी रूप से कटाई के लिए उपलब्ध होना चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर भारत हर साल पुराने मरने वाले पेड़ों को हटाना शुरू कर दे तो घरेलू कटाई में वृद्धि होगी, जिससे लकड़ी के आयात में कमी आएगी। 2 to 2.3, 2.4 million cubic meter comes from the government forests. This is not taking into account what is removed and used locally. From the trees outside forest, what comes out is about 45 million cubic meters. That could very easily come from the forests within both TOF, trees outside forest, and also the government forest areas. Because in government forest areas, there has been timbermen for last 40 odd years. And these trees are, some are very, very old, decaying, dying, diseased trees. The older the tree, the more vulnerable to fire they are, the more vulnerable to disease they are. So it is important to remove the very old, diseased, decaying trees in order to reduce the fuel load in the forest floor. So when they are removed from there, the chances of fire become less. Even if the fire takes place, there is not enough fire material to burn. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन, प्लांटेशन, देखभाल आदि के काम के लिए आवश्यक तय दूरी मानकों के हिसाब से वृक्षारोपण भी नहीं किया जा रहा है। यदि यह सब काम वैज्ञानिक रूप से किए जाएं, तो हमारे जंगल पहले की तुलना में अधिक स्वस्थ होंगे और उनके आग की चपेट में आने की आशंका भी कम होगी। कांत का कहना है कि वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन भी लकड़ियों में
आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक तरीका हो सकता है। साथ ही देश भर से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार भी प्रदान कर सकता है। अगर वानिकी का वैज्ञानिक तरीके से अभ्यास किया जाता है तो अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और हमें कम आयात की आवश्यकता होगी।